ल्यूवेनहोक ने सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बताओ? सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका। हम्म। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को क्या बोलते हैं? पादप जगत का जोकर। इसी को ही क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। अच्छा, और बताओ मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन? सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु। फिर हमने लिखा था पौधों में कोशिका भित्ति होती है क्या? होती है ना, जबकि जंतुओं में, पौधों में हरित लवक, जंतुओं में नहीं होता। पौधों में भोजन का संचय स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन। पौधों में केंद्रक कहाँ होता है? परिधि पर, और जंतुओं में मध्य में होता है। यही तो पढ़ा था हमने। इसके आगे थोड़ी कुछ पढ़ाया, कोशिका भित्ति मृत होती है ऐसे थोड़ी लिखाया था। बता दिया ना, तरल मोजेक मोडो बोलना चाहिए ना। आप तो कह रहे हो पादप कोशिका में अंतर पढ़ा है बस। अच्छा, कोशिका भित्ति के बाद में कोशिका झिल्ली पड़ी थी। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जीवित, चयनात्मक, पारगम्य। और कोशिका झिल्ली की संरचना के लिए कौन सा मॉडल दिया गया था? तरल मोजेक मॉडल। किसने दिया है? किसने दिया है मॉडल? सिंगर और निकोलसन ने। और इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली में कितनी प्रोटीन होती है? कितने प्रकार की प्रोटीन होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? बाहरी प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। और इस प्रोटीन के बीच बीच में क्या होती है? वसा। 2 स्तर वसा के होते हैं। समझ गए क्या? बाहरी प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, और 2 स्तर किसके होते हैं? वसा के। समझ गए? यहां तक तो पढ़ लिया था ना हमने। एक सेकेंड। चलो भाई, इसके बाद में हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो कोशिकांग बनाए थे ना सेल में? अरे बनाए तो थे, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लावक, केंद्रक, गोल्जी का है, तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं ना। फर्स्ट लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमान। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? सी बेंडा ने।
हाँ क्रिस्टी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्तिगृह। पावर हाउस, बिजली घर। दिया क्या? बताओ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमान। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। इसके बाहर देखो कितनी झिल्लियां हैं? दो। कौन कौन सी? बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ये आंतरिक झिल्ली ऐसे इनफोल्ड होकर अंगुली के समान क्या बनाती है? क्रिस्टी। और इन क्रिस्टी के ऊपर टेनिस की रैकेट के आकार के क्या होते हैं? F1 कण। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। इसमें ये कौन सा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम। ऊपर देखो भाई, जब समझा रही हूँ तो अब तो ऊपर देखो ना, फिर नीचे क्या है? फिर सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, मैं तो आविष्कार करके तो लाई नहीं हूँ यहाँ पे। तो कोई भी किताब खोलोगे सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। कौन सा डीएनए है? वृत्ताकार डीएनए। क्योंकि है ना, हम आगे ऐसा डीएनए भी पढ़ेंगे, हमारी सेल में ये भी डीएनए होता है, द्विकुंडलित डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डीएनए? सर्कुलर डीएनए। अच्छा। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस, बिजली घर। क्यों कहते हैं इसको बिजली घर? इसको शक्तिगृह, पावर हाउस, बिजली घर क्यों कहते हैं? कैसे करता है? कोई शक्ति मानेंगे जो शक्ति प्रदान करता है, चक्कर घुमाया और शक्ति मिल गई, ये कौन सी? देखो मेरी बात सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारा जो फूड होता है ना, ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है और क्या बनाता है? ऊर्जा। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है हमारा ग्लूकोज, और हम यहाँ सांस से ऑक्सीजन भी तो ले रहे हैं ना। इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर क्या बनता है? ऊर्जा बनती है। तो ये ऊर्जा किस में बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में पाई जाती है? एटीपी के रूप में पाई जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म? हाँ, तो ये ऊर्जा बनने का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस, बिजली घर। समझ गए क्या? तुम इसको क्यों कहते हैं शक्तिगृह बताओ? इसमें ऊर्जा बनती है, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसके रूप में ऊर्जा बनती है? एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। समझ गए? लिखो। ये लिख दिया क्या कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं? लिखो तो, कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस, कोशिका का शक्तिगृह, लिख दिया शक्तिगृह, पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण करके, भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में, भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन का ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। देखो, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी की फुल फॉर्म है
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये है एटीपी। लिखो एटीपी। एटीपी को कहते हैं कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा, कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा या करेंसी। एटीपी को क्या कहते हैं? कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा या सी। मुद्रा। पैसों का हमारी लाइफ में क्या स्थान है? पैसों के बिना तो आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हो। जयपुर में तो इस पे वो तो जयपुर में ही ना, गांव में तो चलो रह भी लो। तो फिर जैसे हम नहीं रह सकते ना, आपने जो आंसर दिया ना कि घर में भी नहीं रह सकते, तो वैसे ही सेल भी इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। हाँ, क्योंकि एटीपी तो एनर्जी है। जब सेल के पास एनर्जी नहीं है तो काम कैसे करेगी? जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो सरवाइव कैसे करोगे? तो सेल के पास जब एटीपी नहीं है तो सेल ही जिंदा नहीं बचेगी, पहले सेल ही मर जाएगी। तो हम कहां से काम करेंगे जब सेल ही मर गई? तो समझ गए क्या? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा या करेंसी कहते हैं। अच्छा बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कितनी झिल्लियां होती हैं? कौन कौन सी? बाहरी और आंतरिक। अच्छा, ये चित्र देखो, कल जो चित्र बनाया था उसको निकालो। उसमें बताओ कितने ऐसे कोशिकांग हैं जिनकी बाहर 2 झिल्लियां बनाई हैं हमने? कितने ऐसे कोशिकांग हैं जिनकी बाहर हमने 2 झिल्लियां बनाई हैं? कौन कौन से? हाँ बिल्कुल। क्या बीमारी है यार, मेरे को इसको आता नहीं है ना मुझे। रुक जाओ। चलो, क्या बता रही थी मैं? हाँ, ऐसे लिखो, नोट लगा के लिखो। कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग 3 होते हैं। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? नंबर लगा के लिख दो। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। क्या होता है? जनरेटर गिरेगा। केंद्रक। लिख दिया। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? नाम बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। और ऐसे लिखो, तीनों के पास स्वयं का डीएनए होता है। तीनों के पास स्वयं का डीएनए होता है। तीनों के पास सेल्फ डीएनए होता है। तीनों के पास स्वयं का डीएनए होता है। देख दिया क्या? सेल्फ डीएनए होता है तीनों के पास। बताओ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? देख देख के बोल दो, अभी तो आएगा भी नहीं आपको। किसने की माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? अल्टमान। नाम किसने दिया? इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस या बिजली घर। क्यों कहते हैं इसको बिजली घर? भोजन का ऑक्सीकरण करके
ऊर्जा उत्पन्न करती है, किसके रूप में? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके चित्र में 3-4 सवाल, तो पहली बात तो चित्र में सारे सवाल आ गए। ऐसे पूछेंगे क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। कौन सा राइबोसोम होता है इसमें? वो लिखा हुआ है, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, 70S। कैसा डीएनए होता है? वृत्ताकार। इसमें जो द्रव भरा हुआ है उसका नाम क्या है? ये रहा मैट्रिक्स। कितनी झिल्लियों वाला कोशिकांग है? 2 झिल्लियों वाला कोश। सारे सवाल चित्र में आ गए ना, समझ गए क्या? क्रिस्टी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में। ऐसे पूछेंगे F1 कण कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे एक ही बात है, दोनों किस पर पाए जाते हैं? क्रिस्टी पर या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। समझ गए? कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? हरितलवक, केंद्रक, और तीनों के पास स्वयं का डीएनए होता है। समझ गए क्या? अच्छा चलो भाई, इसके बाद में नेक्स्ट लिखो अंतःप्रदवीय जालिका। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक। तुम तीनों आर्ट्स के हो? आर्ट्स सब्जेक्ट है 11th-12th में, कॉमर्स से, इसके मैथ्स से, और इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की है? पोर्टर। इसको कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल। इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। हमारे पास
लिख दिया क्या? देखो भाई, अंतःप्रद्रवीय जालिका की खोज किसने की है? पोर्टर। कोशिका का क्या बोलते हैं? कंकाल। क्या होता है कंकाल का काम क्या है? तो क्या काम कर रहा है हमारे शरीर में? बॉडी का स्ट्रक्चर बना रखा है ना भाई, चलना फिरना उठना बैठना सारा कंकाल। अभी ये हाथ ऐसे कर रखा है इसने, और टूट जाए तो मान लो हड्डी, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ना। तो बॉडी का शेप ढांचा बना रखा है ना, तो सेल का ढांचा बनाने का काम कौन करती है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का कंकाल। इसकी एक साइड पर कौन होते हैं? राइबोसोम। जिस सतह पर राइबोसोम है उसे क्या बोलते हैं? खुरदरी। ये ईआर का मतलब क्या है? अरे यही है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही तो शॉर्ट है ना। और जिधर राइबोसोम नहीं है उसे क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका। खुरदरी पर कौन होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की? फैलाडे ने। किसमें से की है? जंतुओं में से। और रॉबिन्सन और ब्राउन ने किसमें से की है? पौधों में से। समझ गए? तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन निर्माण करना। अतः इसे क्या बोलते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या इंजन। समझ गए क्या? तो राइबोसोम का काम क्या है? हर कोशिकांग का अपना अलग काम है। बताओ, ऊर्जा बनाने का काम कौन करती है? अभी तो बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया ही, एक ही कोशिकांग है ना। कंकाल बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। ऊर्जा किस रूप में बनती है हमारी बॉडी में? O2 नहीं, एटीपी। एटीपी के रूप में बनती है ना ऊर्जा तो। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका की जैविक ऊर्जा मुद्रा या करेंसी कहते हैं। समझ गए क्या? अच्छा, अभी इसके टाइप्स लिखो। राइबोसोम होता है ना, ये दो प्रकार का होता है।
अंतःप्रदवीय जालिका, अभी तो पढ़ाया था अंतःप्रदवीय जालिका को, थोड़ा घर पे पढ़ा करो नोट्स, आज पढ़ा दिया कम से कम उसको तो पढ़ो, तो आपको तभी तो पता ही नहीं चलता है ना, दूसरे दिन चीजें ही पता नहीं चलती हैं। अब ये अंतःप्रदवीय जालिका नाम मैंने वहीं लिख दिया था जहाँ सेल का चित्र बनाया था फर्स्ट डे, तो वहां भी तो सबके नाम लिखे थे ना कि कौन सी चीज क्या है। देखो इधर, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये 5 नहीं है, 70 एस है, और एस का मतलब अवसादन गुणांक, एस का मतलब अवसादन गुणांक। 70 एस राइबोसोम किससे बना होता है, 50 एस और 30 एस से। 80 एस राइबोसोम किससे बना है, 60 एस और प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस नहीं लगाया, दो सब यूनिट से, दो इकाइयां है ना इसकी, ऐसे तो इसको प्लस करोगे तो 80 बनेगा, उसको प्लस करोगे तो 100 बनेगा, तो वो वह है यहाँ पर, एंड इंग्लिश में बोलेंगे तो 50 एंड 30 एस, एंड है ना, ये 50 एस और ये है 30 एस, ऐसे होता है। ये वाली है 60 एस, और ये वाली है 40 एस। अच्छा, 70 एस राइबोसोम किस में मिलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकेरियोटिक कोशिका के हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी बनाया था हमने माइटोकॉन्ड्रिया में, देखो कौन सा राइबोसोम बनाया था, नाम लिखा था मैंने उसका 70 एस, जबकि यूकेरियोटिक 80 एस राइबोसोम किस में मिलता है, यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक और अंतःप्रदवीय जालिका पर। देखो अभी कहाँ गया, अंतःप्रदवीय जालिका का भी तो चित्र बनाया ना, ये रहा ना, ये कौन सा राइबोसोम है, 80 एस है, ये 80 एस है, समझ गए। जबकि देखो इसके पहले चित्र बनाया हमने माइटोकॉन्ड्रिया का, ये कौन सा राइबोसोम है, 70 एस से। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा है, 70 एस, ये देखो। अंतःप्रदवीय जालिका पर कौन सा है, 80 एस, समझ गए। चलो तो बताओ राइबोसोम कितने प्रकार के हो गए, कौन कौन से, 70 एस और 80 एस। 70 एस किससे बना होता है और 80 एस किससे बना होता है, 60 एस और 40 एस से। 70 एस किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकेरियोटिक कोशिका के हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। और 80 एस राइबोसोम किस में मिलता है, यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक और अंतःप्रदवीय जालिका में, समझ गए। चलो भाई, इसके बाद में बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, अल्टमान। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं उसको। ऊर्जा बनती है किसके रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम होता है, 70 एस, और कौन सा डीएनए होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाई जाती है, क्रिस्टी। अच्छा, अंतःप्रदवीय जालिका को क्या बोलते हैं, अंतःप्रदवीय जालिका कोशिका का कंकाल। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन निर्माण करना, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका का इंजन, समझ गए। और इसके अलावा बस इतना ही तो पढ़ा है। राइबोसोम की टाइप्स बताओ कितने आए, कौन कौन से। 70 एस किससे बना होता है और 80 एस किससे बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा राइबोसोम होता है, 70 एस। और यूकेरियोटिक कोशिका के हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा राइबोसोम होता है, 70 एस। लेकिन केंद्रक और अंतःप्रदवीय जालिका पर कौन सा राइबोसोम होता है, ये है ना आपको। अच्छा बताओ कोशिका कैसी होती है, जिंदा होती है मरी हुई होती है, ऐसे कुछ कल बताया था ना।
जबकि कोशिका झिल्ली जीवी। कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज। जबकि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। अभ्यास ही नहीं करते हो ना घर जाके? की पढ़ाई की थी कल जाके? कॉपी ईमानदारी से कॉपी खोल, नहीं कॉपी खोली थी क्या आपने? लिखो गोल्जी काय। काय की खोज किसने की? कैमेलियो गोल्जी। लिख दिया? देखो गोल्जी काय की खोज किसने की है? कैमेलियो। याद गोल्जी काय है? गोल्जी ले जाता है वो जगह पर ट्रैफिक को मैनेज करना, अनुशासन को बनाए रखना। कौन ने हेलमेट लगाया है, क्रॉस करेगा आपको सजा देगा। समझ रहे हो क्या? तो यातायात प्रबंधक होते हैं मैनेज करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला। और घर में सबका ध्यान कौन रखती है? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सभी कोशिकांगों की माँ। तो ये किसका ट्रैफिक मैनेज कर रहा है? सेल का ट्रैफिक मैनेज करता है। गोल्जी का थोड़ी खड़ा है वहां पे चौराहे पर, ये तो सेल में होता है ना। ऐसे बनाया था सेल में, ऐसे होते हैं ये। तो सेल के ट्रैफिक को मैनेज करता है, सबका ध्यान रखता है। इसको बोलते हैं सभी कोशिकांगों की माँ। और क्या बोलते हैं? मुख्य श्रवण अंग। देखो हमारी शरीर में कौन होती हैं? ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती है ना। ये ग्लैंड्स क्या स्त्रावित करती हैं? हार्मोन। और क्या स्त्रावित करती हैं? एंजाइम। अरे हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं क्या? ये बताओ पहले तो। कभी नाम सुना है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है ना। तो ये ग्लैंड हमारे यहाँ पर मुगुआ में होती है लार ग्रंथि। क्या स्त्रावित करती है? हार्मोन, एंजाइम। समझ गए? तो ये हार्मोन और एंजाइम्स के स्त्रवण में कौन हेल्प करता है? गोल्जी काय।
इसीलिए गोल्जी काय को क्या बोलते हैं? मुख्य स्त्रवण अंग। अरे ये ग्रंथियां किससे बनी है भाई? कोशिका से ही तो बनी है ना। बॉडी में हर चीज किससे बनी है? सेल से बनी है। इस मकान में हर चीज में, हर दीवार में कौन है? ईंट है। तो बॉडी में क्या बनी? लीवर हो, किडनी हो, सब बने तो सेल से ही है ना। तो ये ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करती हैं? हार्मोन और एंजाइम सिक्रेट करती हैं। तो इस ग्लैंड्स में कौन सा कोशिकांग ज्यादा होता है? गोल्जी ज्यादा होता है और एंजाइम्स के स्त्रावन में हेल्प करता है ना। और ये गोल्जी काय किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। हमने देखो सेल में कोशिकांग बनाया था लाइसोसोम, गोल्जी काय के पास ही बनाया था लाइसोसोम। बनाया था क्या? तो गोल्जी काय किसका निर्माण करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है। समझ गए क्या? इसके बाद में हम लिख रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लयनकाय। लाइसोसोम की खोज किसने की है? का काम होता है कोशिका करना। इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। और क्या होता है? HCl उपस्थित होता है। के अलावा इसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। एटम बम। कितने कोशिकांग पढ़ाया? माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, गोल्जी काय, लाइसोसोम। बताओ भाई, लाइसोसोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लयन काय। आयन नहीं है, लयन है भाई। लयन काय की खोज किसने की? डी डुबे। काम क्या है इसका? कोशिकीय पदार्थों का पाचन। पाचन करता है। देखो सबका काम अलग अलग है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना। गोल्जी काय का काम यातायात प्रबंधक। लाइसोसोम का काम पाचन। पाचन में हेल्प करने के लिए इसमें कौन होते हैं? जल अपघटनीय या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।
एंजाइम से ही पाचन होता है। और इसमें कौन होता है? HCl, HCl भी उपस्थित होता है। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। इसको आत्मघाती थैली। देखो है ना, ये सेल, इसके अंदर ये लाइसोसोम होता है, इसके अंदर जब ये लाइसोसोम फट जाता है कभी कभी, तो ये फट गया तो ये तो मर ही जाएगा ना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती। कोशिका का हम फोड़े पहले फोड़े। और कौन सा सेल होता है? और इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। क्यों आत्मघाती थैली? के बाद केंद्रक की खोज थे। ज्यादा साइंटिफिक नाम और बाकी फिर कितने नाम? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस।
केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने ना की खोज था वो, ये रॉबर्ट ब्राउन है। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का मुख्य नियंत्रक और प्रबंधक, सेल को मैनेज करता है, सेल को कंट्रोल करता है, इसको सेल का क्या बोलते हैं? सीपीयू। बताओ कंप्यूटर में सीपीयू का क्या काम है? सीपीयू से ही तो चलता है, सीपीयू तो माइंड है ना, स्क्रीन है वो तो, स्क्रीन को तो वही चलाएगा ना, सीपीयू चलाएगा ना। तो ये सेल का सीपीयू है, सेल को यही चलाता है, पूरी सेल का कंट्रोल करता है, लिखा है ना कंट्रोलर एंड मैनेजर। और कोशिका का क्या बोलते हैं? मास्टर माइंड। जैसे हमारी बॉडी में जो काम हमारे ब्रेन का है, सेल में वही काम किसका है? न्यूक्लियस का। कोई इंसान शरीर से तो बहुत दुरुस्त है और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वो नाली में पड़ा रहता है। देखा है ना आपने, पत्थर फेंकते रहते हैं, एक दूसरे पे बाल नोचते रहते हैं। शरीर तो पूरा बराबर काम कर रहा है ना, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है ना। मास्टर माइंड इज सेल का, समझ गए? और केंद्रक के अंदर कितनी चीजें होती है? 2। केंद्रक बराबर होता है केंद्रिका प्लस क्रोमेटिन की रेशे। समझ गए? केंद्रक बराबर क्या होता है? केंद्रिका प्लस क्रोमेटिन के रेशे। 2 चीजों से केंद्रक बना है। केंद्रक में एक तो केंद्रिका होती है, एक क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। समझ गए? इतना बना दिया क्या? बोलो एक बार बोलो, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का काम क्या है? कोशिका का मुख्य नियंत्रक है भाई, सेल को कंट्रोल करता है, सेल को मैनेज करता है, सेल का पूरा मास्टर माइंड है, सेल का सीपीयू है। समझ गए? केंद्रक बराबर क्या होता है? केंद्रिका प्लस क्रोमेटिन के रेशे। समझ गए? अभी देखो क्या होगा। अच्छा, गुणसूत्र नाम सुना है कभी? क्या कितने होते हैं हमारे अंदर गुणसूत्र? कहाँ होते हैं बॉडी में? कुछ भी नहीं पता है ना आपको, तो न्यूट्रल मोड है ना। तो ये देखो केंद्रक है, इसके अंदर ये केंद्रिका है और ये क्रोमेटिन के फाइबर है। इसमें जब सेल में डिवीजन होता है, कोशिका में विभाजन, कोशिका में विभाजन होता है, तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ना, ये किस में बदल जाते हैं? गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। समझ गए क्या? ये क्रोमेटिन की रेशे, ये क्रोमेटिन की रेशे कोशिका विभाजन के समय जब सेल में डिवीजन होगा तो ये जो फाइबर्स होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, फैले हुए हैं पहले, अब ये आपस में जुड़कर किस में बदल गए हैं? गुणसूत्र में। ये जो मैंने बनाए हैं ये गुणसूत्र हैं। समझ गए क्या? क्या समझे? हाँ, तो क्रोमेटिन के फाइबर्स कहाँ पर होते हैं? तो गुणसूत्र भी कहाँ पर बनेंगे? केंद्रक में ही बनेंगे। समझ गए? तो हमारे अंदर गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं? केंद्रक के अंदर। अरे हमारी बॉडी में कहाँ पर है? केंद्रक के अंदर है। पहले ये वाला जो केंद्रक नहीं है, किसका चित्र बनाया है? कितना होता है? 2 क्रोमेटिन की रेशियो केंद्रिका। जब इसमें डिवीजन होगा तो ये जो रेशियो फैले हुए थे ये में बदल जाएंगे, गुणसूत्रों में बदल जाएंगे। गई क्या? तो देखो गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं? आपसे पूछे कहाँ मिलते हैं? केंद्रक में मिलते हैं। बिल्कुल है ना, कोई नहीं है। अब देखो इसमें सुनो, हमारे अंदर मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। इसको इसका जोड़ा कितना कम ज्यादा होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसे? हाँ, कितने?
महिलाओं को कम समझते हो क्या? मेरी बात कितने होते हैं? 46। और पुरुष में कितने होते हैं? 46। मनुष्य मतलब महिला पुरुष दोनों है भाई, दोनों में अपना अपना सिस्टम है, अपनी अपनी बॉडी है भाई। महिलाओं में भी 46, पुरुष में भी 46। और मिलेंगे कहां पर? ढूंढने बैठेंगे तो कहां मिलेंगे? एड्रेस क्या है क्रोमोसोम्स का? आपका भी तो कोई एड्रेस होगा ना भाई, जो तुम्हारे आधार कार्ड में लिखा है वो आपका परमानेंट एड्रेस है। ऐसे आप कहीं भटकते रहो चाहे दुनिया में, पर आपका कोई सरकारी कागज है तो उसी एड्रेस पे पहुंचेगा। तो गुणसूत्र को ढूंढने निकलेंगे तो कहां पहुंचेंगे? केंद्रक में। अब फिर क्वेश्चन ये है कि एक केंद्रक में कितने होते हैं? कितने गुणसूत्र होंगे? ये 46 हमारी बॉडी में कहाँ है? कहाँ ढूंढे केंद्रक को? प्रत्येक केंद्रक में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 बनाना तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पर होते प्रत्येक में 46 है, हर केंद्रक में 46 है। अब समझ गए आप? हमारी बॉडी में सेल्स कितनी है? कोशिकाएं कितनी है? अनगिनत है। तो केंद्रक भी कितने हैं? अनगिनत है। तो प्रत्येक केंद्रक में कितने हैं? 46 है। ऐसे नहीं है 46 एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, ऐसे कहाँ ढूंढेंगे? ऐसे तो वैज्ञानिक ही पागल हो जा रहे ढूंढ ढूंढ के। प्रत्येक केंद्रक में कितने होते हैं? 46। समझ गए? तो गुणसूत्र बहुत सारे हैं, इसका मतलब आप समझ गए। ये तो हम जो पढ़ रहे हैं वो एक कोशिका की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे एक की होती है वैसी तो सबकी होती है ना। तो जब एक केंद्रक में 46 तो प्रत्येक केंद्रक में 46। समझ गए? बनाओ, ऐसा बनाओ, पहले ये बनाओ, चित्र बनाओ। लिख दिया? ये लिख दिया, मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं, महिलाओं में 46, पुरुष में 46। एक एक पॉइंट क्लियर है ना अब तो आपको? गुणसूत्र का एड्रेस क्या है? एक केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो लिख दो एक केंद्रक बराबर 46 गुणसूत्र। एक केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो प्रत्येक केंद्रक में कितने होंगे? चलो ठीक है, तो फिर हम कल पढ़ते हैं ना।